जानेगा, मनोभावों को नहीं जानेगा, तब तक कविता सुंदर नहीं बन सकती। तो ज़रूरी है कि लेखक या कवि मानव स्वभाव की आलोचना करे, प्रकृति से रस ग्रहण करे, संवेदना ग्रहण करे और फिर वो अपना काव्य रचे, तो उस काव्य की सुंदरता बनिस्बत इन सब तत्वों की बहुत अच्छी रहेगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद के आलोचकों में मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास का योगदान हिंदी आलोचना में महत्वपूर्ण रहा। मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न, जो कि 9 कवियों को लेकर उनका संग्रह था, फिर भी उन्होंने एक तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ कर दिया था, क्योंकि जिस आधारों पर उन्होंने इस बात का वर्णन उस पुस्तक में नहीं किया कि इन कवियों को पसंद करने में हमने कौन से मानदंड का उपयोग किया है, मगर इतना जरूर किया कि कवियों को किन आधारों पर, विशेष रूप से कौन सी चीज़ है जो कवि को अच्छा बनाती है, कौन सी चीज़ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास में मिश्र बंधु का जो हिंदी नवरत्न है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने एक आधार कवियों को परखने का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामने रखा था। दूसरे आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र, जिन्होंने रसराज नामक अध्याय में कविता संबंधी विचार प्रकट किए कि कविता आडंबरहीन आलोचना, जिसको हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई थोपी हुई आलोचना नहीं, सीधी सादी भाषा में उन्होंने कविता में कौन से तत्व ऐसे हैं जिनके कारण कविता सुंदर बनती है वो सामने रखी। तो कृष्ण बिहारी मिश्र का योगदान भी आडंबरहीन आलोचना, हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा। तीसरे थे पदम सिंह शर्मा, जिन्होंने हिंदी में तुलनात्मक समीक्षा और विशेष रूप से पहले हिंदी में जब आलोचना की जाती थी या आलोचना करते थे तो मुख्य रूप से इस बात की ओर ध्यान देते थे कि हिंदी में जो लिखा गया है वो कैसा है, और एक कवि और दूसरे कवि के बीच में, जैसे बिहारी और सूर के बीच में देखा जाए या तुलसी और सूर के बीच में देखा जाए, इन दोनों हिंदी के कवियों की तुलना की जाती थी। मगर पद्म सिंह शर्मा एक आलोचक ऐसे हुए जिन्होंने हिंदी की जो कृतियां थी उसको अन्य भाषा, विशेष रूप से उर्दू के साथ तुलनात्मक दृष्टि से रखा, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उर्दू में विविध विधाओं को लेकर साहित्य रचा गया है और जो हिंदी में नहीं है। तो हिंदी में विविध विधाओं की मांग करते हुए और हिंदी कृतियों को उर्दू कृतियों के साथ आलोचनात्मक रखकर द्विभाषी आलोचना की जो पद्धति विकसित की और जो आगे चलकर बहुत विकसित हुई, उसमें पद्म सिंह शर्मा का योगदान बहुत बड़ा है। तीसरे जो महत्वपूर्ण द्विवेदी युग के आलोचक हैं वो है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विविध शाखाओं के संदर्भ में साहित्य को देखने की सलाह और व्यापक दृष्टिकोण, कि जब हम आलोचना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सीमित नहीं होना चाहिए। आगे जाकर मार्क्सवादी आलोचकों ने मार्क्सवाद को, जो भाई करतार सिंह चर्चा करेंगे, पर व्यापक दृष्टिकोण के आप ज्ञान विज्ञान के विविध शाखाओं को देखते हुए, जैसे इतिहास को आप देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान को आप देख रहे हैं, विविध विषयों को लेकर उसका अध्ययन और अध्यापन दोनों, कि हिंदी का साहित्यकार केवल हिंदी के साहित्य तक ही सीमित न रहे, बल्कि वो ज्ञान विज्ञान के दूसरी जो भाग है उनकी तरफ भी ध्यान दे और उन ज्ञान विज्ञान का के दूसरे विभागों का अध्ययन करते हुए हिंदी की आलोचना करे। इस प्रकार जो दृष्टि का विकसित स्वरूप है, मानव समाज के अंदर जो विविध पहलू हैं उनकी तरफ हिंदी साहित्यकारों का ध्यान बाबू श्याम सुंदर दास ने किया और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की विविध शाखाओं के संदर्भ में साहित्य को देखने की प्रथम बार सलाह दी। उन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा। ये हिंदी साहित्य में एक अनूठी बात थी कि इससे पहले इतिहास लिखने की बात उठाई जरूर गई, पर इतिहास लिखा नहीं गया। बाबू श्याम सुंदर दास ने तो हिंदी का इतिहास लिखा भी। हिंदी आलोचना में वैज्ञानिकता की परंपरा का जो प्रवर्तन भारतेंदु ने किया, उसे नवीन ज्ञान विज्ञान के आलोक में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास ने विकसित किया। तो भारतेंदु कालीन लेखकों ने जिस छोर पर आलोचना को रखा था, वहाँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ने आलोचना को आगे बढ़ाया और फिर हिंदी के मुख्य, जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी की
मुख्य धारा के आलोचक या हिंदी आलोचना के भीष्म पितामह जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में आए। और वो हिंदी साहित्य के लिए सौभाग्य की बात है कि शुक्ल जी ने अपनी परंपरा को ग्रहण करते हुए, मात्र अपनी परंपरा नहीं, रीतिकाल से पहले संस्कृत साहित्य की परंपरा को भी उन्होंने ग्रहण किया और संस्कृत साहित्य के शास्त्र, उनके संप्रदाय, रीतिकालीन शास्त्रों, भारतेंदुकालीन साहित्य और महावीर प्रसाद द्विवेदी कालीन आलोचकों की अवधारणाएं, इन सब के साथ पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन और अध्यापन करते हुए हिंदी आलोचना को शिखर पर पहुंचाया। शुक्ल जी ने साहित्य में गुणदोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन की और उसकी ओर भी ध्यान दिया। और वह समूचे भारतीय काव्य शास्त्र का आधुनिकीकरण था, क्योंकि हिंदी में, हिंदी जो जाति है उसमें जब कोई किसी प्रकार का हलचल होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण भारत की भाषाओं पर पड़ता है, संपूर्ण भारत के समाज पर पड़ता है। इसलिए शुक्ल जी की जो अवधारणाएं हैं उसका प्रभाव अन्य भारतीय भाषाओं के आलोचकों पर भी पड़ा और साहित्य पर भी पड़ा। अपने युग के मुहावरे में उन्होंने साहित्य की व्याख्या की। सबसे बड़ी बात है कि साहित्य, चाहे वो रीतिकाल का साहित्य हो, बिहारी हो, चाहे बिहारी की सत्सई के बारे में चर्चा करते हो, चाहे कबीर के बारे में चर्चा करते हो, और चाहे भारतेंदु के बारे में चर्चा करते हो, पर सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने साहित्य, जिसको हम कालजयी साहित्य कहते हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में सबसे पहले ऐसा मुहावरा गठित किया जो अपने समय को प्रदर्शित करता है, अपने समय को चैतन्य करता है, जागृत करता है, बताता है। इसीलिए सच्चे अर्थों में आधुनिक एवं प्रगतिशील साहित्य मर्मज्ञ और समालोचक हुए, क्योंकि उन्होंने अपने गुण दोष को परखा। लोक सामान्य शब्द शुक्ल जी का गढ़ा हुआ शब्द है, लोक सामान्य। और दूसरा, शुक्ल जी ने व्यक्ति धर्म के स्थान पर उन्होंने लोक धर्म को श्रेय बताया। उन्होंने साहित्य में जीवन को और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठापित किया। लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ऐसी अवधारणा उन्होंने शुक्ल जी ने हमारे सामने रखी। तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की आलोचना को विशेष रूप से उतना ऊपर उठाया कि आलोचना एक विशिष्ट कृति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उससे पहले आलोचना साहित्य की अन्य विधाओं की तरह इतनी प्रतिष्ठित कृति के रूप में नहीं थी या एक विधा के रूप में नहीं थी, पर शुक्ल जी के आने के बाद आलोचना भी हिंदी साहित्य की एक विधा है या एक विशिष्ट कृति है, उस रूप में उसको देखा गया। उसके बाद के हमारे छायावादी कवि और छायावादी कवियों की आलोचना की जो पद्धति है, उनके कवियों की कविता है, मार्क्सवादी कवियों की कविता और मार्क्सवादी कवियों की पद्धति है, उसकी चर्चा भाई करतार सिंह करेंगे। धन्यवाद ईश्वर सिंह। छायावाद का आरंभ लगभग 1920 से के आसपास माना जाता है और 1920 से लेकर 1936 के आसपास छायावाद का समय रहा। और 1936 से आप जानते हैं कि प्रगतिवाद या मार्क्सवादी आलोचना की शुरुआत होती है। मैं छायावादी आलोचकों की चर्चा करने से पहले मैं उस बात की चर्चा करना चाहूँगा कि जिसके अंतर्गत छायावाद किस परिस्थिति में आया और उसकी शुरुआत किस तरह से हुई। डॉक्टर नामर सिंह छायावाद की शुरुआत 1920 के आसपास मानते हैं और उनका ऐसा मानना है कि छायावाद के बारे में मुकुटधर पांडे का पहला निबंध श्री शारदा जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, उसके अंतर्गत उनके 4 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 4 अंकों में समान रूप से उनके हिंदी में छायावाद नाम से निबंध प्रकाशित हुए। और मुकुटधर पांडे ने पहली बार अपने निबंध में छायावाद शब्द का प्रयोग किया। इसलिए लोग उन्हें जो है नामर सिंह ऐसा मानते हैं कि जो है पहला निबंध अगर कोई है तो छायावाद जो है इनका मुकुटधर पांडे का हिंदी में छायावाद पहला निबंध अपने उसे मानेंगे। तो उनके ये 4 निबंधों के बाद जो ये प्रक्रिया बढ़ी और उसके अंतर्गत उन्होंने जो बातें हमारे सामने रखी उसे थोड़ा विस्तार से देख लें तो अपने को छायावादी आलोचना थोड़ी समझ में आएगी।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुकुटधर पांडे ने 4 निबंध लिखे और उसमें पहले में हिंदी में छायावाद की चर्चा की और एक विस्तार से काम कहा और उन्होंने कहा कि छायावाद जो है आत्मनिष्ठ अंतर्दृष्टि की एक पहचान है, जिसके अंदर कल्पना प्रियता, प्रकृति का चित्रण, रहस्यात्मकता और आध्यात्मिकता को जो धर्म भावना से उसे बाद में जोड़ दिया गया। तो यह पहला हिंदी में छायावाद की शुरुआत होती है। तो मुकुटधर पांडे के हिंदी में छायावाद से शुरुआत होती है, जो बाद में यह बात चलती रही। और इसी समय 1921 में हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान सुशील कुमार का एक हिंदी में छायावाद नाम से ही उस समय की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका, जो हिंदी की बड़ी पहचानी पत्रिका है, जो सरस्वती में उनका पहला लेख छपा हिंदी में छायावाद, और उन्होंने इसकी विस्तार से चर्चा की और उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक लेख भी लिखा। एक फोटो टांग दिया गया और उसके नीचे लिख दिया छाया, और वहाँ से कहते हैं लोग कि छायावाद की शुरुआत होती है। इसी समय इंग्लिश में जो एक शब्द था मिस्टिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जिसका अर्थ होता है गोपनीयता, और इस पर एक लेख आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, और वो सरस्वती में आजकल के कवि और कविता पर अपना लेख सामने प्रस्तुत करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो मिस्टिसिज्म है वह हिंदी की कविता में कहीं दिखाई नहीं दिया, और वो इसका खंडन भी करते हैं कि उनको न निराला में दिखाई दे रहा है, न पंत में दिखाई दे रहा है, न इस तरह की उन्होंने बात की। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में उन्हें मिस्टिसिज्म दिखाई देता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो आजकल के कवि और कविता निबंध में जो उनकी अपनी बात रखते हैं, तो उसे एक अनुयुक्ति के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो तो एक अनुयुक्ति है। उसी समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में एक पहला निबंध उनका 1929 में काव्य में रहस्यवाद नाम से एक सरस्वती में छपा, और उन्होंने सुमित्रानंदन पंत का जो पहला संग्रह पल्लव की खूब विस्तार से चर्चा की, और उसके अंतर्गत उन्होंने पल्लव के अंदर कितना रहस्यवाद है, कितनी रहस्यात्मकता है, उसको उन्होंने बड़ी विस्तार से उसकी चर्चा की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जहाँ छायावाद को अनुयुक्ति की पद्धति मानते थे, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद में अनुयुक्ति को एक शैली मानते थे, जो शुक्ल जी के बाद के कवियों में उसे सभी लोगों ने कला, छंद, अलंकार से अभिव्यक्ति का एक माध्यम बता करके उसे थोड़ा रिजेक्ट किया। नंदुलारे वाजपेयी आते हैं और छायावाद के लिए वो एक साथ में एक नया नाम लाते हैं कि छायावाद क्या है, एक आध्यात्मिक से जुड़ा हुई बात है। और उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ महादेवी वर्मा के निबंधों की समीक्षा की, और उनकी कविताओं के अंतर्गत उन्होंने आध्यात्मिकता को बड़ी स्पष्टता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। नगेंद्र आते हैं और नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हुआ। और मैं इसी समय एक और आपको बात बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी के अंदर ही, इंग्लिश के अंतर्गत ही, जैसे छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, मिस्टिसिज्म के साथ साथ एक शब्द रोमेंटिसिज्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जिसका शुक्ल जी स्वच्छंदतावाद से जोड़ देते हैं। और शुक्ल जी ने जो है ये हमारे सामने जो बात रखी, और कि रोमेंटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद और राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक की कविताओं को लेकर शुक्ल जी ने एक बहुत बड़ी कविताओं को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी समय नामर सिंह का एक पुस्तक, बहुत बड़ी प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है छायावाद, और छायावाद के अंतर्गत उन्होंने ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हों या फिर नंदुलारे वाजपेयी हों या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, और इनकी सब की बात करते उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय था जब ये एक दौर था, स्वच्छंदतावाद, रहस्यवाद और आध्यात्मिकवाद, ये तीनों शब्द जो है अपनी अपनी तरीके से प्रचलित थे। और उसी समय नामर सिंह आते हैं और सुमित्रानंदन पंत की एक कविता मौन निमंत्रण की कविता की व्याख्या करते हैं, और उस व्याख्या के अंतर्गत वो ये बात बताते हैं कि देखिए इसके अंदर रहस्यवाद भी है, वैयक्तिवाद भी है और स्वच्छंदवाद भी है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग अपने अलग अलग करने की बजाय इसको एक जगह पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए, और इस तरह से रहस्यवाद, वैयक्तिवाद और आध्यात्मिकवाद, ये तीनों को लेकर के छायावाद की रचना हुई, या छायावाद हमारे सामने आता है। छायावाद के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि छायावाद की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें व्यक्तिवाद, पर्सनल फीलिंग
को यहाँ के कवि, इसके आलोचक सब लोग बड़ा महत्व देते हैं। कल्पना प्रियता को बहुत महत्व देते हैं। आध्यात्मिकता है, रहस्यात्मिकता है, इन सब बातों की बात करते हैं। छायावाद के अंतर्गत जो व्यक्तिवाद की बात की गई, तो इस छायावाद के जो कवि हैं, वैसे अपने को एक क्राइटेरिया बना लेना चाहिए कि 1920 से लेकर 1936 तक जो कविताएं लिखी गईं, उन कविताओं को छायावाद के अंदर ज़्यादा देखना चाहिए। और छायावाद एक तरीके से, जो ईश्वर सिंह ने बात की कि रीतकाल के अंदर जो लोग बंधे हुए थे, तो छायावाद उनको रीतकाल की परतंत्रता से मुक्त कराता है और अपनी बात कहने का एक मौका देता है। इसलिए जब भी ये रीतिकाल के बाद की जो छायावाद आया, उस छायावाद के अंदर एक मुक्त शुरुआत हुई और इसके अंदर कवि अपनी बात कहने लगा। जैसे उदाहरण के रूप में अपने बात करें कि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविता उच्छ्वास और आंसू के अंतर्गत एक जो उसकी बालिका है के प्रति वो सीधे सीधे अपनी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, यानी एक मित्रता का नाता वो उसके साथ में जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत के बाद निराला जी छायावाद के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं और छायावाद के अंतर्गत निराला जी का बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। और निराला जी ने अपनी व्यक्ति की बात, अपनी पर्सनल फीलिंग को रखा और उनका बड़ा प्रसिद्ध गीत, शोक गीत सरोज स्मृति, जो आप जानते हैं कि अपनी पुत्री को याद करके उन्होंने लिखा, और उसके अंतर्गत निराला जी लिखते हैं, वे जो जमुना के से कछार, पद फटे बिमाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरौदे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हों पूजूं ऐसी नहीं सकती। यह निराला जी सरोज की शादी करना चाहते थे, एक अपने दामाद के प्रति, एक दामाद की कल्पना करते हैं और उस दामाद के प्रति ऐसी क्या कहते हैं घृणास्पद या उसका एक वर्णन करते हैं। वो एक अपने व्यक्ति